Hello students, welcome to e-learning classes and today we are discuss about second topic of chapter 3 metals and non-metals, reactivity, series and ionic bond formation. फर्स्ट वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ लिया है और आज हम देखेंगे कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो कितना रिएक्टिव है और क्यों रिएक्टिव है और उसके बाद जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों टॉपिक को हमको इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव tendency to lose electrons and their reactive nature, metals are arranged in a series. This series is called activity series और reactivity series. यानी कि metals को उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के टेंडेंसी के आधार पर इसको एक सीरीज में एक अरेंज किया गया है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं। ये कितना एक्टिव है, कितना तेज रिएक्शन करता है उस सीरीज में रखा गया है। क्लियर हो गया कि ये क्यों ऐसा बनाया गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है, कौन सा मेटल किससे हाई रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। इससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि यानी कि जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये है हमारा सीरीज। सबसे ऊपर है हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड सिलिकॉन और उसके बाद लेड है और उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये समझ में तो आया कि ये मेटल है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्यों रखा गया। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटेलिक नेचर है, लेकिन मैं नोट पे यहाँ पे लिख दिया है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पाए जाने के कारण ये क्या है, हाइड्रोजन भी रिएक्टिव सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल के साथ रखा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, और कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम जो है वो जिंक से, और जिंक जो है वो आयरन से, और आयरन सिलिकॉन से, और लेड से, सिलिकॉन जो है वो लेड से मोर रिएक्टिव है। जितने हाइड्रोजन के ऊपर है, these metals are more reactive than हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, इसीलिए इसको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब कुछ और हमारे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं। कौन कौन से, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारे जो चार मेटल्स हैं ये भी कैसे हैं, लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, खुद से ये रिएक्शन नहीं करते, इनको रिएक्शन करने के लिए हमें कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, हाइड्रोजन से ये कम रिएक्टिव, यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, ठीक है। तो ये हमारी है एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, जो भी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि ये मेटल हम देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम करने लगते हैं तब भी हम देख सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है। सपोज वे FeSO4 है, वहां पर हमने लेड सल्फेट PbSO4 किया, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा, PB ले लिया इसके साथ, तो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इससे खुद ही लेस रिएक्टिव है। इसको कहा से जो इंसान खुद ही पावरफुल होगा उससे कमजोर इंसान क्या उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, उसकी प्लेस से उसको हटा पाएगा, नहीं। अगर वहां पर कमजोर होगा कोई, सपोज वे हमने जिंक लिया और आयरन सल्फेट लिया, तो जब जिंक क्या करेगा, सल्फेट से रिएक्शन करके आयरन को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, है ना, क्योंकि जिंक जो है हमारा वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। क्लियर। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने इस ऑर्डर में इसलिए ऐसा रखा गया है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है उस बेस्ड पर इसकी टेंडेंसी
कैसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसके बेस पर इसको रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कितना कैसे करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन यानी रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड क्या है? जब एक एटम या फिर मॉलिक्यूल अपना आयन यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर करता है तो उससे आयनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आयंस ऑलरेडी जो चार्ज होते हैं उसी को हम आयंस कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, केटायंस एंड एनायंस। ऑलरेडी इन 9th क्लास आप पढ़े हुए हैं। केटायंस पॉजिटिव आयंस को केटायंस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और एनायंस नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको कहते हैं एनायंस। केटायंस मेटल्स होते हैं और एनायंस नॉन मेटल होते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो हमने आयंस देखा कि केटायंस और एनायंस, जब केटायंस और एनायंस मिलकर आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड फॉर्म कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे पहले हमें आयनिक ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर याद होगा तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 20 तक मैंने लिखा हुआ है। देखते हैं हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2 और बोरान 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 7, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 और नियान 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम 281, इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो इसी एटॉमिक नंबर का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि किस ऑर्बिटल में? फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 18। ये हमने देखा है कि LMN में कि 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन वहां पर मैक्सिमम रह सकते हैं। उसी के बेस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक, और इसकी वैलेंसी भी इससे हमें पता चल जाती है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना हो सकती है, कितना होगी? 1। उसी तरह हीलियम 2, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की रहने की कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही, यानी कि वो पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसलिए ये क्या है हमारा? लेस रिएक्टिव, यानी कि ये नोबल गैस है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो हमें लेना है और ना ही किसी को देना है। हम जो भी हमारे पास है हम उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसी तरह से हमने देखा कि ये सारे कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं। सभी की वैलेंसी हम देख लेंगे। लिथियम की 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो क्या कर लेगा ये? वैसे 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी 2 3 4 5 6, अब ये यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर कार्बन के पास 4 है, या तो ये 50%, या तो ये दे 4 इलेक्ट्रॉन या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, सेम है। बट यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है और 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है कंपेरिजन टू 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के। उसके बाद 7, यहाँ पर एक अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के कंपेरिजन, और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर दूसरा हमें दिखता है नियान, इसके पास भी फर्स्ट में ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये भी पूरी तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सभी जो एलिमेंट होते हैं वो टेंडेंसी रखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने की, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी
पानी के स्टेबल होने के लिए, सभी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये भी इनर्ट है, ये भी नोबल गैस है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। इसको रिएक्शन अगर हमें कराना है तो इसको बहुत जबरदस्ती रिएक्शन कराना होगा, ये खुद से रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सभी के एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन वहां पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब जाकर क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। वो सारी चीजें मैंने इसलिए बताई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस सोडियम ऑलरेडी यू नो दैट, एंड ये है हमारा क्लोराइड, ठीक है। अब इसके पास इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 281 281। अब इसके पास अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी शो करेगा, है ना। और क्लोरीन के पास वहीं पर 287, अगर इसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी इसका, यानी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कहते हैं हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, और ये कहता है ठीक है मुझे दे दो, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तुम एक अगर निकाल दोगे तब स्टेबल हो जाओगे, और एक मैं अगर ऐड कर लूंगा तब स्टेबल हो जाऊंगा। तो दोनों क्या करते हैं, ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम कैटायन फॉर्म कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद ये क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्लोराइड एनायन फॉर्म कर लेता है, प्लस ये दिया, यानी कि मैंने किसी को दिया पॉजिटिव चार्ज और इसने किसी से लिया यानी कि नेगेटिव चार्ज। हमने किसी से कुछ, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव आयंस आने चाहिए, क्योंकि ऋण हो जाता है, किसी का कर्ज लिया। तो यहाँ पर ये सोडियम एटम क्या फॉर्म किया, सोडियम कैटायन, और जो क्लोराइड था हमारा उसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या फॉर्म किया, तो क्लोराइड एनायन। क्लियर। तो उसके बाद यानी कि सोडियम, इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया। अट्रैक्शन यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स मेटल्स और नॉन मेटल के बीच एक अट्रैक्शन फॉर्म हुआ, जिससे ये दोनों एक मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स लगा, एक अट्रैक्शन, दोनों के बीच अपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। तो जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो उसमें एक फोर्स अट्रैक्शन काम करता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि दो डिफरेंट अपोजिट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स और ये मॉलिक्यूल हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, NaCl, ऑलरेडी हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब तो ये अभी तक तो ये इलेक्ट्रिकली अब क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, यानी कि अभी तक तो ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए, लेकिन केमिकली जो है ये स्टेबल हो गए, यानी कि रिएक्शन के फॉर्म में ये रिएक्शन करके तो स्टेबल हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिकली क्यों, क्योंकि सोडियम के पास पहले कितने थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब कैटायन बना तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे कम हो गया, है ना। वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। उसी तरह क्लोराइड के पास भी पहले क्या था, 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने थे, 17 थे। तो यानी कि ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए, बट केमिकली क्या हुए, ये स्टेबल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने सोडियम और क्लोराइड का देखा कि दोनों में चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं और एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ आयन के ट्रांसफर से बने हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और दोनों के बीच अपोजिट चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम
सोडियम क्लोराइड, और ये किसके थ्रू बना, आयनिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, क्लियर। हम वहां से वैलेंसी भी देख सकते हैं, सभी की वैलेंसी क्लियर हो गया। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हमारा लिथियम क्लोराइड का। ठीक है, लिथियम का ऑलरेडी हम कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं 2,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, और इसका एटॉमिक नंबर Cl का 17 है। अभी हम इसके पहले देख चुके हैं। अब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक किसी को दे तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोराइड को दे देता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसको, और ये क्या किया, लिथियम क्लोराइड, यानी कि आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किया और ये बन गया आयनिक बॉन्ड के थ्रू, ये बन गया हमारा लिथियम क्लोराइड। यहाँ भी वही प्रोसेस है, अभी तक इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 थे, प्रोटॉन भी 3 थे, बट अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है इसके पास, 3 है, यानी कि ये केमिकली तो स्टेबल हो गए, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गए। दूसरा एग्जांपल हमारा सोडियम फ्लोराइड, यहाँ भी वही है, सोडियम का हम जानते हैं 281, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और फ्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और आपस में दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड बन गया, और आयनिक बॉन्ड, और इनका मॉलिक्यूल क्या हमें मिल गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी के लिए, केमिकल स्टेबल होने के लिए जो हमारे एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, देते और लेते हैं, जो देता है वो डोनर, जो लेता है वो एक्सेप्टर, ऑलरेडी हम जानते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन दिया और उसने इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ आयन। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमने देख लिया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। पहला हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसा होता है, हार्ड होते हैं। ये जो कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि दोनों अपोजिट चार्ज के हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इसलिए ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बिकॉज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ब्रिटल, और ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो ये पीस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये है इसके फिजिकल स्टेट। कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होता है। अगर दो अपोजिट चार्ज में हमको अलग करना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तभी जाके वो रिप्लेस अलग अलग होंगे, डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती है, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज को अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी कि इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों जो है वो क्या है, हाई है। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल कहाँ पे होते हैं, soluble in water and insoluble in organic substances, या फिर solvent solution जो भी हम बोल सकते हैं। तो ये क्यों वाटर में डिजोल्व होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये आयनिक है, आयंस है, और वाटर भी हमारा कैसा है, H2O, H प्लस O माइनस, वो भी हमारा आयनिक है। तो यानी कि आयंस जो है ये वाटर में अलग अलग फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये
तो सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक हैं जैसे केरोसिन, पेट्रोल, इन सारी बेंजीन, एथर, इन सारी चीजों में ये क्या होता है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं पता, ये हमारा पोलर नहीं है, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते। कौन? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्शन सिंपल सी बात है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा, लेकिन यहाँ पर भी वही रीजन है कि ये कैसे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि वाटर के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये थी आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने इस चैप्टर में सभी चीजों को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से अपनी बुक पढ़ेंगे और जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे उसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।